नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी उत्कर्ष आप तक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें पहुंचा रहा है। आपको बस उसे अच्छे से ग्रहण करना है और साथ ही साथ अगर आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे प्रैक्टिस करना है। अगर मैं बात करूँ आज के टॉपिक की तो ये अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि दो कंट्रीज़ हैं जिन्हें लगातार सैंक्शन किया जा रहा है। ये हैं उत्तर कोरिया और रूस, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। और ये दोनों कंट्रीज़ इतने सारे सैंक्शंस लगने के बावजूद एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एक अलग ब्लॉक बन रहा है जिसमें चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया शामिल हो रहे हैं। और ये कल के दिन ज़रूर चैलेंज कर सकता है वेस्टर्न हेजेमनी को, यानी कि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हमेशा से रूस के ख़िलाफ़ रही हैं, चीन के ख़िलाफ़ रही हैं, उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ रही हैं। ये लगातार एक नया ब्लॉक बनता चला जा रहा है। भारत इस समय कितना ज़्यादा चिंताजनक, इस पूरी स्थिति को देखते हुए भारत काफ़ी चिंता में है कि कल के दिन अगर ये ब्लॉक स्ट्रांग हो जाता है तो किस तरह से आगे बातें होंगी। हमें पता है कि इससे पहले किम जोंग उन जो कि डिक्टेटर हैं नॉर्थ कोरिया के, ये रूस गए थे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने। कुछ ऐसे इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, कुछ ऐसे दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए थे जिनके बारे में खुल के तो कभी नहीं पता चला। पर अगर हम बात करें तो स्पेस कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन, साथ ही साथ मिलिट्री कोऑपरेशन, साथ ही साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग यानी कि खुफिया बातें जो एक दूसरे के साथ ये शेयर करना चाहते हैं अगेंस्ट एनी कंट्री, वो ये इजीली कर सकते हैं। इन्हें खुल के बताया नहीं गया है, पर हाँ, हर चीज़ सार्वजनिक करनी अगर ज़रूरी नहीं समझते हैं ये लोग, तो आप समझ सकते होंगे कि अलग ही अलग यहाँ पे एक डीप इंटरनेशनल रिलेशनशिप या फिर डार्क इंटरनेशनल रिलेशनशिप चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। व्लादिमीर पुतिन के उत्तर कोरिया जाने के साथ ही मॉस्को और प्योंगयांग दोनों को उम्मीद है कि किम जोंग उन के साथ उनकी बातचीत से दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। क्योंकि कुछ ही समय पहले हमने देखा था, हाईली डॉक्यूमेंटेड था ये, नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन जाके मिले थे रशियन प्रेसिडेंट से। अब रशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो ये हाईएस्ट लेवल की विजिट्स हो रही हैं एक दूसरे के साथ। और जब हाई लेवल विजिट्स होती हैं तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक मुद्दे होते हैं जिसको वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसको जितना लो प्रोफाइल रख सके, येट एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा हाईलाइटेड रखे वो भी करेंगे। लो प्रोफाइल एट द सेम टाइम यानी कि जो भी मेमोरेंडम से साइन करेंगे ऑब्वियसली ये दिखाएंगे नहीं, ना ही ये मीडिया में इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ और साथ ही साथ यूएसए को चिंता होनी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि कल के दिन अगर यहाँ पे ब्लॉक वर्सेस ब्लॉक हो जाएगा तो भारत के लिए बड़ी चिंता हो जाएगी, क्योंकि ये पूरे पैन वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक व्यापक तौर से ये कोल्ड टेंशन चलती रहेगी जो अभी भी चल रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ कोरिया है, इसका यहाँ पे कैपिटल प्योंगयांग है। ये अपनी सीमा नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ शेयर करता है, साथ ही साथ रशिया के साथ या रूस के साथ भी करता है। ये व्लादिवोस्तोक का एरिया है। अगर यहाँ पे कनेक्शन चाहें तो टेरिटोरियल एरिया से ये एरिया कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस समय बहिष्कृत कर दिया गया है। एक्सेसिव सैंक्शन लगाए गए हैं। इनकी ट्रेड प्रणाली उतनी अच्छी नहीं है बाकी देशों के कंपैरिजन में, क्योंकि ये डॉलर में एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत कम आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम रूस की बात करें, रूस तो फिर भी बेहतर है। अगर इंडिया के रिलेशनशिप की बात करें तो नॉर्थ कोरिया के साथ हमारा कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं रहा है। पुतिन के प्योंगयांग दौरे के साथ दोनों नेता खुद को अमेरिकी प्रभुत्व से का विरोध करने वाले शक्तिशाली सहयोगी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वो साथ में मिलकर ये दिखाना चाहते हैं कि अगर अमेरिका यहाँ पे रूल बेस्ड ऑर्डर चाहता है तो हमेशा सैंक्शंस काम नहीं आएंगे। इस वार्ता से कई आर्थिक और सैन्य पहलू भी सामने आने की उम्मीद है, भले ही इस डॉक्यूमेंट को शेयर नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि कुछ समझौते खास तौर पर हथियारों और उन्नत मिसाइल और उपग्रह प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान पर वे गुप्त रखा जा सकता है। अगर हम बात करें रूस की तो देखिए, ये है रशिया। अपनी बॉर्डर ये कितनी सारी कंट्रीज़ के साथ शेयर कर रहा है। फिनलैंड इसके वेस्ट में है,
एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन के साथ इस समय इसका युद्ध चल रहा है। साथ ही साथ कजाकिस्तान, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे ऊपर इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। तो अगर हम बात करें फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सारी कंट्रीज़ नेटो कंट्रीज़ हैं, यानी कि इनका जो समन्वय है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यूएसए के साथ और साथ ही साथ अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बना है, जो चाहती हैं कि रूस या रशिया आगे ना बढ़ पाए। यहाँ पे नेटो को 1949 में साइन किया गया था। अभी नेटो में 32 कंट्रीज़ हैं। लेटेस्ट कंट्री हमारे पास स्वीडन है, ये याद रखिएगा। स्वीडन अभी लेटेस्ट ज्वाइन ही बना है। फिनलैंड ने 2023 में ही ज्वाइन कर लिया था नेटो को। तो नेटो के यहाँ तक पहुँचने की वजह से अब इतनी लंबी बॉर्डर आप देख रहे हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तो ऑलरेडी नेटो मेंबर्स हैं, अभी फिनलैंड भी हो गया है। तो रशिया नेटो से बहुत क्लोजली रिलेटेड है अगर टेरिटोरियली हम देखें तो। इसलिए हमें समझना होगा कि रशिया भी काफ़ी इस समय परेशान है कि अगर उसने नेटो को एक तरह से चैलेंज करने के लिए कोई ब्लॉक नहीं खड़ा किया, ब्लॉक में जिसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसी जब तक ना हो जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के खिलाफ वैसा ही एक दिल में गुबार लेके बैठी हूँ जैसा रूस लेके बैठा है, तब तक शायद काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप रशिया के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। देखो, ऐतिहासिक रूप से रूस और उत्तर कोरिया ने शीत युद्ध के दौरान राजनयिक संबंध बनाए रखे थे, जो मुख्य रूप से साम्यवादी देशों के रूप में साझा वैचारिक सामान्यताओं से प्रेरित था। मतलब आइडियोलॉजी सेम थी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी यहाँ पे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भू राजनीतिक परिदृश्य बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके संबंधों में भी उतार चढ़ाव धीरे धीरे देखने को हमें मिले। हाल ही के दिनों में मॉस्को और प्योंगयांग के बीच संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो विभिन्न स्तरीय राजनयिक जुड़ाव और रणनीतिक सहयोग में प्रकट हुई है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद इन दोनों देशों के बीच में संबंधों की ने गति प्राप्त की। यूक्रेन की घटना ने मॉस्को के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तनावपूर्ण बना दिया और अपनी विदेशी नीति की प्राथमिकताओं का फिर से मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों की गति और गहराई 2023 में काफ़ी तेज हो गई। ये तब का वक्त था जब रूस पहले से ही यूक्रेन को इन्वेड कर चुका था और कहीं ना कहीं उसको पूरे विश्व में कॉर्नर कर दिया गया था, डीप आइसोलेशन हुआ। साथ ही साथ चाइना को तो ऑलरेडी यूएसए आइसोलेट कर चुका था, जो अभी चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से भी दिख रहा है। अभी भी यूएसए और चाइना के बीच में मतलब बातचीत ठीक से चल नहीं पा रही है, क्योंकि कभी वो उनके सामान पे टैक्स लगा के एक तरह से वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, कभी चाइना कर रहा है तो कभी यूएसए कर रहा है। तो दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस ठीक से नहीं बन पा रहे। जहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशन नहीं बन पाते हैं वहाँ बड़ी मुश्किलातें होती हैं। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने के नेतृत्व में एक रूसी प्रतिनिधिमंडल ने प्योंगयांग की यात्रा की थी। इसके बाद सितंबर 2023 में उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने मॉस्को की यात्रा की। इन यात्राओं ने आगे द्विपक्षीय संबंधों का मार्ग प्रशस्त किया। अब दोनों देश 2024 में अपने प्रमुख नेताओं के बीच शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। अगर बात करें अलग अलग इनके एरियाज़ ऑफ, यहाँ पे बोल सकते हैं कन्वर्जेंस क्या रहे हैं। देखो, रूस में ना ऑयल एंड गैस फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे ऊर्जा को लेके एनर्जी इज़ द नेसेसिटी ऑफ एवरी कंट्री राइट नाउ। अगर आपको इकोनॉमिकली डेवलप होना है तो आपकी एनर्जी सिचुएशन अच्छी सेफगार्डेड होनी चाहिए, वही सबसे बड़ा एरिया ऑफ कन्वर्जेंस है। ऊर्जा सहयोग रूस और उत्तर कोरिया के बीच साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरा है। रूस उत्तर कोरिया को ईंधन का एक प्रमुख आपूर्ति करता रहा है, क्योंकि रूस से बहुत सारी कंट्रीज़ ने अभी मना कर दिया था ऑयल एंड क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मॉरली उनको करेक्ट नहीं लग रहा था। पर इंडिया ने कहा कि मैं ख़रीदूंगा रूस से तेल। अब इंडिया रूस से तेल ख़रीदता है, उसको रिफ़ाइन करता है और बाकी कंट्रीज़ को बेचता है। तो इससे रूस का तो नुकसान है, पर भारत का फ़ायदा हो गया और बाकी देशों का फ़ायदा हो गया। साथ ही साथ ग्लोबल ऑयल सप्लाई बना रहा। पर कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि नॉर्थ कोरिया, उनको तेल कोई और नहीं बेच सकता है। कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो तेल या एनर्जी बेच सकती हैं। इसमें रूस उसका बहुत अच्छा साथी बना है। इसके अतिरिक्त रूस को उत्तर कोरिया के राजिन बंदरगाह से जोड़ने वाली
राजिन खासन रेलवे जैसी बुनियादी ढांचे परियोजनाओं और विकास ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का प्रयास को रेखांकित किया है। चूंकि उत्तर कोरिया आर्थिक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहा है और वह रूस को ऊर्जा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में विकास के साथ साथ खाद्य कमी को दूर करने के लिए एक संभावित भागीदार के रूप में देखता है। उत्तर कोरिया रूस सीमा के पास तुमांगांग क्षेत्र से माल ढुलाई रेत यातायात पर नज़र रखने वाले उपग्रह छवियां पता चला है कि उत्तर कोरिया द्वारा रूस को गोला बारूद का हस्तांतरण भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक मिलिटराइजेशन चल रहा है, वेपनाइजेशन चल रहा है, और जितना ये एरिया मिलिटराइज होता जाएगा, वेपनाइज होता जाएगा, उतनी दिक्कतें होंगी। यह साझेदारी की पारस्परिक रूप से लाभकारी प्रकृति को उजागर करता है और इसके अलावा रूस और उत्तर कोरिया के बीच गहरे होते आर्थिक संबंधों में क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास में योगदान करने की क्षमता है। और अमेरिका, अगर हम बात करें यहाँ पे यूएसए क्यों वरीड है, देखो अमेरिका के दोहरे मापदंड के खिलाफ मॉस्को और प्योंगयांग एकजुट होकर सामने आ रहे हैं। प्योंगयांग में उतरने से पहले ही पुतिन ने व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए नई अनिर्दिष्ट प्रणालियों का निर्माण की घोषणा की थी। इसमें भारत भी चाहता है, वैसे आजकल सारे ही देश चाह रहे हैं कि हम डॉलर में ना ट्रेड करके हम किसी और प्रणाली में ट्रेड करें, लोकल करेंसीज में ट्रेड करें। इसीलिए ईरान के साथ इंडिया चाह रहा है रुपया रियाल। इंडिया और ईरान के बीच में यहाँ पे 2022 से ही बात की जा रही है कि रुपया और रियाल जो दोनों देशों की लोकल करेंसी है इसमें ट्रेड हो, क्योंकि ईरान भी सैंक्शनड है और यहाँ पे डॉलर्स नहीं ये यूज़ कर सकता है। इस वजह से रुपया रियाल की बात हो रही थी। यूक्रेन युद्ध पर प्रतिबंधों के कारण रूस को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए पश्चिमी नेतृत्व वाली संरचनाओं से प्रभावी रूप से बाहर रखा गया है। इसी तरह उत्तर कोरिया भी अपने परमाणु हथियारों और मिसाइलों कार्यक्रम की सज़ा के रूप में बैंकिंग और अन्य व्यापार सुविधाओं तक पहुंचने में असमर्थ रहा है। उत्तर कोरिया, अगर हम उत्तर कोरिया के अखबार की बात करें, उस पर प्रकाशित एक लेख में पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध समानता, आपसी सम्मान और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित होंगे। उन्होंने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के लिए प्योंगयांग के समर्थन पर भी उत्तर कोरिया के प्रति आभार व्यक्त किया। तो यहाँ पे जो रूस के साथ एक पॉइंट टू पॉइंट, आई टू आई व्यू देख सकता है, इस समय रूस या रशिया उसके ऊपर निर्भर कर सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया पर तथाकथित नियम आधारित व्यवस्था थोपने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि यूएसए के हिसाब से चलना है, जो भी कार्य आपको करना है अमेरिका के हिसाब से करना है। ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चन लगाया गया है, ठीक है, जो मूलतः दोहरे मानक पर आधारित वैश्विक नव औपनिवेशिक तानाशाह के अलावा कुछ नहीं है। मतलब दोनों ही देश इस समय खड़े हुए हैं यूएसए के खिलाफ। अगर हम बात करें पुतिन के परिष्कृत कौशल और दृढ़ इच्छा शक्ति की, तो अखबार के संपादकीय में पुतिन की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ बताया गया जो अपनी परिष्कृत कुशलता एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे के लिए काफ़ी वीकेंड से कॉम्प्लीमेंट्स लगातार दिए चले जा रहे हैं, ठीक है। क्या रूस उत्तर कोरिया को सैन्य सहायता देने के लिए तैयार है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या रूस तैयार है? देखो, दक्षिण कोरिया के कोंगजू राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के एसोसिएट प्रोफेसर लिम यून जंग, इन्होंने कहा कि किम ने यूक्रेन पर आक्रमण के शुरू से ही रूस का समर्थन करने का एक रणनीतिक विकल्प चुना ताकि विश्व मंच पर राजनीतिक समर्थन के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम की जा सके। अब यहाँ पे देखो, एक पर्टिकुलर ब्लॉक बन गया है जो हम जानते हैं, चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया का। बट ये कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं होना चाहती, इसलिए सिर्फ चाइना पर उसकी डिपेंडेंस ना बनी रहे, इसीलिए नॉर्थ कोरिया ने रूस का समर्थन करना शुरू किया। पिछले साल सितंबर में किम रूस के सुदूर पूर्व में वोस्तोची कॉस्मोड्रोम गए थे और ऐसा लगता है कि वे और अधिक उन्नत रूसी तकनीकी हासिल करने में सफल रहे। इसीलिए आप हमेशा सुन रहे होंगे कभी ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया अगर इसका परीक्षण करता है तो सबसे ज़्यादा डर किसको लगता है? जापान को लगता है। और जापान किसका साथी है? यूएसए का साथी है। तो अगेन जो वॉर यूएसए
शुरू करना चाहता है एशिया में, हो सकता है वो इस बार उत्तर कोरिया के नज़रिए से लगे। उम्मीद है ऐसी कि इस बैठक में भी यही मांग करेंगे कि ये अगर नए नए तरह के मिसाइल्स बनाना चाहते हैं, उनका परीक्षण करना चाहते हैं, तो नॉर्थ कोरिया को रूस की मदद लेनी पड़ेगी। व्लादिमीर पुतिन की उत्तर कोरिया की यात्रा में निहितार्थ को बताएं, साथ ही यह अमेरिका को किस प्रकार से चिंतित कर रहा है। ये आप 150 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। 2 दिन तक बस आज के लिए और कल के लिए हमारे पास बस 2 ही दिन बाकी हैं जिसमें आप उत्कर्ष क्लासेस के बिग समर सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 14 जून से 20 जून के बीच में अगर आपको उत्कर्ष क्लासेस के थ्रू उत्कर्ष ऐप के थ्रू कोई भी क्लासेस लेनी है, स्पेशली हमारा जो यूपीएससी फाउंडेशन बैच चल रहा है, इंग्लिश हिंदी में, और आराम बैच चल रहा है, उसमें आप ले सकते हैं। मतलब अभी शुरू होने वाला है। इसमें आपको 90% तक की छूट मिल सकती है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा 13% का भी ऑफ मिलेगा। ज़्यादा जानने के लिए उत्कर्ष क्लासेस का ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।